तो क्लास 11 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कुछ बच्चे पूछ रहे थर्मोडायनामिक्स खत्म हो गया क्या, तो ऑब्वियसली नहीं खत्म हुआ। फर्स्ट लॉ का एटलीस्ट न्यूमेरिकल छोड़ करके सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं। सेकंड लॉ में इस बार जो कोविड को लेकर के सिलेबस कटा है उस हिसाब से आपका सिर्फ लॉ लिखने के लिए आएगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसका जो एप्लीकेशन है हीट इंजन और कार्नोट साइकिल वो इस बार स्कूल एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसको अभी छोड़ करके कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा पढ़ ले, उसके बाद जो कटा हुआ टॉपिक है उसको आराम से थोड़ा देरी बात करेंगे। ठीक, तो चलो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें सबसे पहला वर्ड है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक तो इंग्लिश का वर्ड है। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है जो कि खुद को रिपीट कर ले ओवर एंड ओवर अगेन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। पीरियोडिक मोशन ऐसे मोशन को कहते हैं जो कि अपने मोशन को रिपीट करते रहे ओवर एंड ओवर अगेन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अर्थ का जो मोशन है, सन के अराउंड, अर्थ का जो मोशन है सन के अराउंड, वो हमें मालूम है वो क्या है, वो पीरियोडिक मोशन है। डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद अर्थ जो है वो सन के अराउंड अपना मोशन को पूरा कर लेता है। फेजेस ऑफ मून, जो हम लोग हाफ मून से फुल मून, फुल मून से हाफ मून देखते हैं, वो भी क्या है, वो एक पीरियोडिक मोशन है। मून अपना फेजेस जो कंप्लीट करता है वो पीरियोडिकली कंप्लीट करता है। ठीक है, और बॉब ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम के बारे में हम लोग 9th क्लास से पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी पावर पर। पेंडुलम का बॉब को अगर ऐसे मीन पोजीशन के अराउंड जब हम लोग इसको डिस्प्लेस कर देते हैं तो क्या करता है, वो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना मोशन क्या करता रहता है, रिपीट करते रहता है। तो ऐसे सारे मोशंस को हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, बात खत्म। इसके नेक्स्ट इसको कनेक्ट करते हुए आगे हम लोग आएंगे ऑसिलेटरी मोशन। नाम से ही पता चल रहा है पीरियोडिक तो ठीक है, बट ऑसिलेट भी इंग्लिश का वर्ड है। ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। तो पीरियोडिक तो हो बट उसमें कोई चीज वाइब्रेट कर रहा हो या फिर ऑसिलेट कर रहा हो, ऐसे मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। फोन बाद में देखेंगे और थोड़ा इसको जानेंगे। ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा, ये भी देखो एक मोशन है दैट रिपीट्स इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यहां तक ये किसका डेफिनेशन चल रहा है, यहां तक तो पीरियोडिक ही चल रहा है, बट आगे भी है। अब जो रिवॉल्व या फिर जो अपना मोशन रिपीट करेगा वो एक मीन पोजीशन के अराउंड ही क्या करना चाहिए, अपना मोशन जो है उसको रिपीट करना है। ऐसा कि उसका जो मोशन है सच दैट इट रिमेन्स कन्फाइंड विद इन 2 वेल डिफाइंड लिमिट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। कुछ समझिए पीरियोडिक और ऑसिलेटरी में अंतर। पीरियोडिक में मोशन सिर्फ अपने आप को रिपीट कर जाएगा आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यहां भी रिपीट करेगा रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन मीन पोजीशन फिक्स होना चाहिए। जहां से जहां तक वो अपना मोशन करेगा वो फिक्स होना चाहिए। मीन से जितने दूर तक जा सकता है उसको हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। और एज ए साइंस स्टूडेंट ऑसिलेशन वाइब्रेशन का मतलब ही है कोई चीज टू एंड फ्रो मोशन में वाइब्रेट करना चाहिए। हर जगह पर हम लोग ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन सबका इस्तेमाल नहीं करते। कोई चीज ऑसिलेट कर जाए, कोई बॉडी मोशन में आए, वाइब्रेट करे, वहां पर हम लोग ये वर्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? इसका मतलब क्लियर कट इस पूरे चैप्टर का समरी है कि दुनिया का हर ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन हमेशा क्या होगा, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन जो है वो ऊपर जो एग्जांपल लिखा गया है अर्थ का मोशन अराउंड सन, ये पीरियोडिक तो है, बट ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। फेजेस ऑफ मून, ये पीरियोडिक मोशन तो है बट ये कोई चीज ऑसिलेट नहीं कर रहा है, इट इज नॉट एन ऑसिलेटरी मोशन। बॉब ऑफ अ पेंडुलम आफ्टर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, ये पीरियोडिक तो है ही और ये ऑसिलेटरी मोशन भी है। बोलो कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के नाम पर चलते हैं। चैप्टर का नाम पीरियोडिक मोशन नहीं है, चैप्टर का नाम ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, चैप्टर का नाम है SHM, दिस इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी हम लोग स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर पढ़ रहे हैं, नहीं तो जब हम लोग इस चैप्टर को डिटेल्स में जब एक एक वर्ड खोलेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यही मेंस में कम से कम 2 क्वेश्चन, नीट में कम से कम 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम एक्चुअली में भी SHM नहीं है। चैप्टर में 4 अलग अलग चैप्टर है। ऑसिलेटरी मोशन का खुद का क्वेश्चन है, वेव मोशन का खुद का क्वेश्चन है, साउंड जो आप लोग 9th क्लास का पढ़े थे, 9th क्लास का, वो भी इसमें अलग से एक चैप्टर है, और एक डॉपलर्स इफेक्ट को खुद का एक चैप्टर कंसीडर किया जाता है। मतलब ना करते हुए भी नीट में इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन तो आएगा, मेंस एडवांस में 2 क्वेश्चन कम से कम है,
अभी हम लोग फिलहाल जल्दी से इसको स्कूल एग्जामिनेशन लेवल पर देख रहे हैं। फाइनल का एग्जाम आ गया, अभी जो नोट्स बन रहा है वो सिर्फ हम लोग स्कूल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पर रखते हुए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। बाद में फिर आराम से इन सब टॉपिक्स को खोल करके करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सब लोग थोड़ा याद कर लेंगे। फर्स्ट लॉ पूरा हो गया है विदाउट न्यूमेरिकल्स। सेकंड लॉ में इस बार केवल थ्योरी लिखने के लिए आएगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख दो, क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस किसको कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको कहते हैं। केवल वो डेफिनेशन देखना है जिन लोगों का स्कूल एग्जामिनेशन आ रहा है। उसका एप्लीकेशन हीट इंजन, हीट पंप, कार्नोट साइकिल, रेफ्रिजरेटर वो सब नहीं आ रहा, तो सिर्फ डेफिनेशन देखना है। कल जिन लोगों का एग्जाम है डेफिनेशन जरूर देख करके जाइएगा। बाकी फर्स्ट लॉ अपना कंप्लीट है पूरा का पूरा, ठीक है, सिर्फ प्रूफिंग क्वेश्चन छोड़ करके। फिर भी कुछ क्वेश्चन तो हुआ ही है कल जो लोग क्लास में आए थे, कुछ मेंस, कुछ एडवांस, कुछ नीट का, कुछ स्कूल एग्जाम का, कुछ क्वेश्चन हुआ है, बट सारा क्वेश्चन आराम से करेंगे। फिलहाल पीरियोडिक मोशन आप लोग समझ गए, फिर ऑसिलेटरी मोशन, उसके बाद इस चैप्टर का जो नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके बारे में देखेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक तो है ही, एक खास तरह का ऑसिलेटरी मोशन है। इसका मतलब क्या हुआ, खास तरह का ऑसिलेटरी मोशन बोलने का मतलब है कि इसमें इसका सारा डेफिनेशन जो है वो इंक्लूड हो गया, फिर इसमें इसका सारा डेफिनेशन इंक्लूड हो गया। खास बात यह है कि यहां पर हमने लिखा था, मतलब ये सारा डेफिनेशन तो काम कर ही रहा है, एसएचएम में ये हमें मेक श्योर करना पड़ेगा। देखो डेफिनेशन क्या लिख रहा है, ये एक पीरियोडिक मोशन है, दैट पीरियोडिक मोशन इन विच, ये वर्ड देखो, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम क्या हो, अभी मीनिंग समझो, आगे जब एक्सप्लेन करूंगा तो और समझ में आएगा, बट कुछ कुछ आ रहा होगा। ऐसा ऑसिलेटरी, ऐसा पीरियोडिक मोशन, मतलब इन दोनों का डेफिनेशन तो है ही, साथ में एक खास बात है कि जब भी एसएचएम में बॉडी एक्सेलरेट करेगा तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के। वो भी हमेशा एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। समझ में आई बात, एक्सेलरेशन होना चाहिए किसके प्रोपोर्शनल, फ्रॉम मीन पोजीशन, और डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। प्लस साथ में ऑसिलेटरी और पीरियोडिक का जो डेफिनेशन आप ऊपर लिखे हैं वो तो फॉलो करना ही चाहिए। इस तरह के मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। ठीक है, शॉर्टकट में अगर बात करूं तो क्लास 11th फिजिक्स में ज्यादातर क्वेश्चंस, ज्यादातर एप्लीकेशन, ज्यादातर थ्योरी, ज्यादातर टॉपिक, ज्यादातर प्रूफिंग में एसएचएम और ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन एक ही है आपके क्लास के 11th क्लास के हिसाब से। ठीक है, बट फिर भी अगर मेरे को डेफिनेशन बताना पड़े तो हम लोग एक बॉल को कंसीडर करेंगे और इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन ही था ना, हाँ, इलास्टिक कोलिजन हम लोग लेते हैं। एक बॉल है, उसको एक फ्लोर पर इलास्टिक कोलिजन के लिए छोड़ देते हैं, क्या होगा, बॉल जमीन पर टकराएगा, उसके बाद क्या होगा, अरे बोलो, मेरा कॉपी में नहीं, मेरा मुंह देखो और आंसर बताओ। रिपीट करेगा कैसे, मतलब इलास्टिक है तो क्या लॉस नहीं हो रहा है, ना एनर्जी ना मोमेंटम, तो फिर कहां तक जाएगा, डेफिनिट हाइट तक जाएगा, फिर क्या होगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये कैसा मोशन है, पीरियोडिक तो है ही, ऑसिलेटरी भी है, बट ये वाला जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। ठीक है, दिस मोशन इज नॉट एसएचएम, क्योंकि इसमें बाकी डेफिनेशन तो फॉलो हो रहा है, पीरियोडिक है और एक मीन पोजीशन फिक्स है, वही फ्लोर जिसके अराउंड ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मीन पोजीशन सब ठीक है। बट यहाँ पर जो जब बॉल नीचे की तरफ गिरता है तो उसका फोर्स का या फिर वेट का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फोर्स mg है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। ठीक है, यही होता है, इसी वेट से नीचे गिर रहा है। और अभी आपको क्या बताया गया है, एसएचएम होने के लिए इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये वाला रूल कहां फॉलो हो रहा है, बॉल को जब तुम अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करवा रहे हो तो फोर्स का जो वैल्यू आ रहा है वो सीधा mg आ रहा है। फोर्स को अगर तुम तोड़ करके ma कर लोगे तो a हमेशा g के ही बराबर आएगा। और यहां पर क्या हो रहा है, एसएचएम में होने के लिए एक्सेलरेशन ऐसा आना चाहिए जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के, और उसका डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू द मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है उसका अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, तब जाकर के वो एसएचएम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो कि ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं। अब ये समरी है, ये जो पूरा चैप्टर है ये इसी एग्जांपल का अराउंड बेस्ड है। दिस इज बॉब ऑफ अ पेंडुलम आफ्टर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। बड़ा फेमस एग्जांपल है, बहुत बार ऑलरेडी आ चुका है, यूनिट डायमेंशन में आया था, वर्क एनर्जी पावर में आया था, फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन में कॉनिकल पेंडुलम पढ़ाया गया था, वहां पर आया है। और अब तो इस पूरे चैप्टर में छाया हुआ रहेगा, पेंडुलम ही एसएचएम में छाया हुआ रहेगा।
9th क्लास में आया, वर्क एनर्जी पावर में, साउंड चैप्टर में, कई जगह पर आया है। अब इस चैप्टर में पूरा है कि ये सिलेबस ही सिंपल पेंडुलम पर बेस्ड है। ठीक है, किस तरह से होगा, ये मीन पोजीशन है, मीन देखे ही हो सब लोग, पेंडुलम मीन पोजीशन का अराउंड जब डिस्प्लेस करते हैं तो पेंडुलम का जो बॉब है वो क्या करते रहता है, वैसा मीन पोजीशन है, इसके अराउंड क्या कर रहा है ये। अब बताओ, इसका टाइम इंटरवल फिक्स है ना, तो ये पीरियोडिक भी है। ऑसिलेटरी होने के लिए क्या होना चाहिए था, मीन पोजीशन फिक्स, और कहां से कहां तक जा सकता है ये फिक्स। तीसरा नंबर, एसएचएम में होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका एक्सेलरेशन, जैसे 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 डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, इसका एक्सेलरेशन किस तरफ होता है, इसका एक्सेलरेशन हमेशा अंदर के तरफ, मीन पोजीशन के तरफ, और डिस्प्लेसमेंट का और बॉब का ऐसे, बट इसका एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और इसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तैसे तैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ये बॉल को बस नीचे गिरा रहे थे, उस केस में नहीं हो रहा था। ये एक पेंडुलम का जो एग्जांपल है, बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, वो भी अनडैम्प्ड ऑसिलेशन पर होना चाहिए। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब आपके घर पर जो घड़ी है उसमें बैटरी धीरे 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 अगर खत्म हो जाए तो ये नहीं हो पाएगा। मेरे ट्यूशन रूम में भी देख रहा हूं नहीं काम करता, अब तो खैर टूट ही गया, टू बी फेयर। बोलने का मतलब अनडैम्प्ड होना चाहिए। अब तुम उसमें भी बैटरी खत्म हो जाने की वजह से वो धीमा हो रहा है तो फिर वो भी नहीं माना जाएगा। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन इसी को बोला जाता है। मतलब इसमें किसी भी तरह का तुमको फिर अलग से एक्सटर्नल फैक्टर करके उसको रोक देना, वो सब नहीं कंसीडर करना। ठीक है, तो बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम आप लोग समझे, ये पीरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी भी है, और जो इस चैप्टर का नाम है एसएचएम, वो भी माना जाएगा। ठीक है, दुनिया का हर सिंपल हार्मोनिक मोशन कंपलसरी ऑसिलेटरी होगा। हर ऑसिलेटरी मोशन जरूरी नहीं है कि एसएचएम हो जाए। दुनिया का हर ऑसिलेटरी मोशन कंपलसरी या पीरियोडिक होगा, बट हर पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं है कि ऑसिलेटरी और एसएचएम हो जाए। इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को बिल्डअप करना है। काफी लंबा चैप्टर है, कोविड लेकर के जो आपका सिलेबस कट किया गया है एकदम हाफ कर दिया गया है। 4 चैप्टर में अगर ये सिलेबस था तो 2 चैप्टर सीधा ही हट गया है। हम लोग अभी स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर जितना अभी स्कूल एग्जाम में आ रहा है, पहले नए सिलेबस के हिसाब से कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, लिखो फेजेस ऑफ मोशन ऑफ मून है ये, फेजेस ऑफ मोशन ऑफ मून। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस है, 2 डेफिनेशंस जो कि हम लोग लिखेंगे शायद नहीं कॉपी में, लेकिन स्कूल एग्जाम में आता है। तो कुछ डेफिनेशंस 9th क्लास में लिखे थे, तो वो सब अब मैं लिखने वाला नहीं हूं, बट कॉपी में रखते हैं। टाइम पीरियड का डेफिनेशन अगर आप लोगों को याद हो तो क्या होता था, हाँ, तो जैसा ऑसिलेशन का बात हो रहा है, ऑसिलेशन जब करेगा बॉब जो है, जब ऑसिलेशन करेगा बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ही तीनों में से फाइनल एग्जांपल निकला है ना। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा, एक ऑसिलेशन को पूरा किया, मान लो यहां से मान लो शुरू करते हैं, तो एक ऑसिलेशन कहां पर होगा, ऐसे गया, ये एक हो गया क्या, वापस जब आ गया, एक ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए जितना टाइम लगे उसी को उस ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड कहते हैं। इन सब का मैं डेफिनेशन नहीं लिखने वाला, टाइम बर्बाद होगा वो सब। ठीक है, यूनिट कितना होगा इसका, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सेकंड। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये डेफिनेशन हम लोग अभी नहीं लिख रहे, बस टॉपिक लगा करके रखोगे। टाइम पीरियड के बारे में जानना है। दूसरे नंबर पर फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में कुछ बताओ जो याद हो। हाँ, इसके बारे में तो हम लगातार पढ़ रहे हैं। 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन, अब पेंडुलम के केस में अलग है, पेंडुलम को बनाया ही ऐसा रहता है कि वो सच में 1 ही सेकंड में अपना ऑसिलेशन पूरा करता है। बट ऐसे किसी भी ऑसिलेटरी मोशन का मीनिंग पे क्या होगा, 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा हो गया, 1 सेकंड में जितना नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा हो गया, उसी को हम लोग लीनियर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना। पेंडुलम के केस में बड़ा दिक्कत है, पेंडुलम को तो घड़ी में टाइम नापने के लिए बना जाता है, वो एक्चुअली में 1 सेकंड में 1 ही बार करता है। तो 1 के चक्कर में मतलब ना 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन पूरा हुआ उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे ये सब, अभी जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर पर है फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, और वेवलेंथ। वेवलेंथ में तो वेव जब आएगा तब, अभी वेवलेंथ छोड़ो, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करो। डिस्प्लेसमेंट, अभी नाम आ जाए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये अगर मीन पोजीशन है तो यहां से यहां तक गया है, अभी यहां तक जा सकता था, यहां से यहां तक,
यहां से यहां तक गया तो यही क्या हो गया, यही इसका फ्रॉम मीन पोजीशन। एसएचएम चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट का 1 पैसा का वैल्यू नहीं है, इस पूरे चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन का काम है। तो ये 3 डेफिनेशन देखिए। टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा, एक ऑसिलेशन को पूरा करने में, मान लो अगर यहीं से शुरू हुआ तो यहां से यहां ये नहीं हुआ, यहां से वापस जब आ गया, एक कंप्लीट ऑसिलेशन को पूरा करने में जितना टाइम लग जाए उसको हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे। फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में जितना कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा हो जाएगा उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट एट एन इंस्टेंट देखेंगे, मीन पोजीशन से जो बॉडी डिस्प्लेस किया है मीन पोजीशन से, उसको ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कहेंगे। इन तीनों टॉपिक को लेते हुए इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका डेफिनेशन मैंने लिखवा रहा अभी, ठीक है। अब देखो चैप्टर अब यहां से थोड़ा टफ हो जाएगा, और आप लोग पहले भी सुनोगे। नॉन मैथ्स वाले बच्चों को 11th में एसएचएम और 12th क्लास में अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पसंद नहीं आता है, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल टर्म्स पूरा का पूरा जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। मैथ्स वालों का अलग बात है, नॉन मैथ्स वालों को एसएचएम चैप्टर और एसी चैप्टर 12th क्लास में बिल्कुल भी 1 पैसा पसंद नहीं आता, क्योंकि इसमें मैथ्स का बहुत सारा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। यहीं से शुरू हो जाएगा टॉपिक से इन्वॉल्व होना, ठीक है। क्यों हो जा रहा है अच्छे से समझना। चैप्टर का नाम क्या था, एसएचएम। डेफिनेशन तो हो गया, आप क्या करोगे, चैप्टर खत्म हो गया, बंद करो, अब पढ़ोगे क्या फिर। जब डेफिनेशन जान ही लियो, मीनिंग जान लियो, एग्जांपल जान लियो, तो अब उस चैप्टर में क्या करोगे, बात खत्म हो गई, है ना। तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि अब पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन को समझाने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस का जरूरत पड़ेगा। समझा रही बात। अब थोड़ा नॉन मैथ्स वालों को डर लगेगा, फंक्शन ये सब मैथ्स वालों को क्लियर नहीं है, नॉन मैथ्स वालों को तो और दिक्कत है, बट जरूरत है इसमें। मीनिंग समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। डेफिनेशन तो बोल दिए जो तुमको बोलना था, अब इस चैप्टर को आगे ले चलने के लिए हमें कुछ फंक्शंस का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो देखना। अभी पीरियोडिक मोशन का डेफिनेशन बताए ना तुम लोग। पीरियोडिक मोशन क्या बताए, एक ऐसा मोशन जो कि एक डेफिनेट टाइम के बाद। तो अब मैथ्स के भाषा में बात करते हैं, नॉन मैथ्स वाले लोग सुनने का ट्राई करना, नहीं समझ में तो याद करना, कोई ऑप्शन नहीं, करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स वाले के भाषा में बात करते हैं। पीरियोडिक मोशन तो आप लोग बता दिए, जो डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद। तो पीरियोडिक फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जो कि डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद वो फंक्शन दोबारा से वही फंक्शन बन जाए। मोशन तो तुम बताए ना, डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद वो मोशन दोबारा से आ जाए तो पीरियोडिक मोशन। मैं बोल रहा हूं पीरियोडिक फंक्शन, एक फॉर्मूला लिखे और एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद वो फॉर्मूला दोबारा से वही फॉर्मूला बन गया, वैसे फंक्शन को हम लोग पीरियोडिक फंक्शंस कहेंगे। समझ में आया। बाउंस कर गया तो यहाँ एक फंक्शन देखते हैं, और इसको इस फॉर्मूला को आप जीवन भर जब तक साइंस के साथ कनेक्ट रहोगे याद करना पड़ेगा। ये फंक्शन आपके अब साथ ही जाने को है। इस फंक्शन को देखो, दिस इज साइन ओमेगा टी, एक फंक्शन लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी, दिस इज वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चैप्टर से कोई कनेक्शन नहीं है, 5-10 मिनट के लिए चैप्टर को भूल जाओ, जो डेफिनेशन पढ़ा है उसे भूल जाओ। बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी, टाइम पीरियड, डिस्प्लेसमेंट, वो सब भूल जाओ 5-10 मिनट के लिए। ऐसे मैथ्स की बात है, मान लो नया क्लास में बात खत्म, मैथ्स पढ़ रहे हैं आज हम लोग। एक फंक्शन लिखे, मेरा बोर्ड मेरा मर्जी वाली बात है, एक फंक्शन लिखे y एज अ फंक्शन ऑफ t, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं, बस ऐसे लिखा हूं y, ठीक है। और फंक्शन क्या लिखे देखो ध्यान से, साइन ओमेगा t। ये ओमेगा हम लोग बहुत दिन से पूरे साल भर में पढ़ रहे हैं, दिस इज 2 पाई बाई कैपिटल टी होता था, उसको यहां पर लगा दिए 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी, ठीक है। ये क्या हो गया, दिस इज y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो गया। अब ध्यान से देखना, इसी y एज अ फंक्शन ऑफ t में मैं एक डेफिनिट टाइम इंटरवल ऐड कर रहा हूं। समझ में आ रहा है। बाउंस कर रहा, जहां बाउंस करेगा तो बोलना t का फंक्शन था, अब इस t में एक डेफिनिट टाइम इंटरवल को ऐड कर रहे हैं इसी फंक्शन पर, ठीक है। फंक्शन मैथ्स वाले को मालूम है, नॉन मैथ्स वाले लोग 9-10 में जो पढ़े उतने में भी चलेगा। फंक्शन क्या था, y t साइन 2 पाई बाई टी। अब ये t का फंक्शन नहीं है मेरा, t में एक प्लस t जोड़ करके देखने वाले हैं क्या आता है। तो इस t के जगह पर क्या जुड़ गया, t प्लस t, उसका साइन अंदर देखो, दिस इज 2 पाई t बाई टी प्लस 2 पाई, ये t कट गया तो ये 2 पाई हो गया। समझ में आ रहा है सबको। अब फिर मैथ्स की बात है, बट इतना बेसिक मैथ्स नॉन मैथ्स वालों को भी आता है। ये साइन 360 डिग्री प्लस थीटा है, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो कौन से कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। साइन 360 डिग्री प्लस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही हो जाता है। सो दिस इज साइन 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये फिर से कितना हो गया, साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। ये कुछ समझ आ रहा है, बाउंस कर रहा है। देखो मैं तो ये लेकर के चला था y एज अ फंक्शन ऑफ t प्लस टी,
बट ये किसके बराबर आ गया, ये वाई ऑफ टी के बराबर आ गया। इस फंक्शन में मैंने एक डेफिनेट टाइम इंटरवल ऐड करके देखा, मेरा फंक्शन जो है वो दोबारा से वही आ गया। ऐसे ही फंक्शन को हम लोग पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं। पूरे एसएचएम चैप्टर को चलाने के लिए हमें इस फंक्शन का जरूरत पड़ेगा। अच्छे से समझ लोगे, ये फंक्शन कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन का फंक्शन नहीं है, बट ये फंक्शन हमारे एसएचएम वाले चैप्टर को क्या बोलते हैं, एसएचएम वाले चैप्टर को खींचने के लिए हमें इस फंक्शन का जरूरत पड़ेगा। कोई तुमसे पूछ दे कि भाई तू एसएचएम का इक्वेशन बता दे, तो लो यही इक्वेशन एसएचएम का, ऐसा नहीं है। बट ये जो इक्वेशन है वो पीरियोडिकली मोशन, जब भी हम लोग थोड़ी देर में पीरियोडिक मोशन पर जाएंगे, उस पीरियोडिक मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला फंक्शन काम आएगा। साइन ओमेगा टी आज के बाद अब आप लोगों के साथ जाने वाला है, फिजिक्स के क्लास में भी, मैथ्स के क्लास में भी, ठीक है। और टू बी फेयर 2 बार जाएगा, 11th इस चैप्टर में, 12th क्लास में चैप्टर आएगा आपका अल्टरनेटिंग करंट फिजिक्स में, वहां पर भी काम पड़ेगा, ठीक है। ये चैप्टर आप लोग ठीक से नहीं सीखते तो 12th का भी एक बहुत बड़ा चैप्टर गड़बड़ा जाएगा। तो इस चैप्टर को सीखना, थोड़ी देर में पहले ही बोला था, नॉन मैथ्स वालों को बहुत ज्यादा पसंद ये चैप्टर आता नहीं है, क्योंकि इसमें फिजिक्स का जो कंसेप्ट है वो तो समझोगे ही, बहुत ज्यादा बीच बीच में मैथ्स इन्वॉल्व होता है, नॉन मैथ्स वालों को पसंद नहीं आता ये चैप्टर, तो थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर इसी में कॉस ओमेगा टी लिखते तो ठीक है, ये फंक्शन हो गया। इसमें मैं एक डेफिनेट टाइम इंटरवल ऐड करके देखूं कितना हो जाएगा, बोलते रहो कितना हो गया। दिस इज cos प्लस 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है। cos 360 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10th में हम लोग पढ़ के आए थे, सब चीज पॉजिटिव ही होता है, तो कोई लफड़े वाली बात नहीं है। तो मैंने तो y ऑफ t प्लस टी लिया था, बट ये y एज अ फंक्शन ऑफ t ही आ गया। तो आज के बाद मतलब कम से कम जो 1.5-2 साल जब तक आप ने जो पेपर सिलेक्ट किया है उस पर जब तक आप करियर ना बना ले, तब तक ये फंक्शन और ये फंक्शन, ये एक मैथ्स का फंक्शन है, अच्छी बात है, बट ये पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करने वाला फंक्शन बनेगा। इस चैप्टर को खींचते समय हर जगह पर आपको ये दोनों फंक्शन दिखेगा, ठीक है। लिखो और एग्जाम, ये टॉपिक अगर आप लोग समझ गए तो मेरा और तुम्हारा काम इस चैप्टर का बन जाएगा। टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग भागते चलते हैं कि टफ है, बट 9th क्लास का पहला चैप्टर से तुम्हारे साथ ही चल रहा है, इसको भाग नहीं सकते, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग। ऐसे थोड़ा थोड़ा जानते हैं हम लोग, सभी लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करे विद यूनिफॉर्म स्पीड, वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसका एग्जांपल होगा, अभी आप ही लोग बता रहे हो, वो पीरियोडिक मोशन का कंफर्म एग्जांपल होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड बराबर है, तो डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद क्या करेगा, वो अपने मोशन को रिपीट कर लेगा, तो पीरियोडिक का तो एग्जांपल है। बट चैप्टर का नाम तुम्हारा पीरियोडिक मोशन है नहीं, चैप्टर का नाम है एसएचएम। पिछले 20-22 मिनट से आप लोग एसएचएम का डेफिनेशन समझे होंगे, तो सोच करके बताओ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा क्या, चांस ही नहीं है होने का। ना कोई ऑसिलेट कर रहा है, ना कोई मीन पोजीशन फिक्स है, ना कुछ है ना कुछ है। तो ये जो है वो पीरियोडिक मोशन का तो है, बट एसएचएम से इसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। तो सवाल है कि चैप्टर का नाम एसएचएम है, तो ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो वो अभी आप लोग खुद बताएंगे क्यों पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा ध्यान से सोच करके समझ के बताना। जो लोग बढ़िया बच्चे लोग हैं, मजा आ जाएगा। ये टॉपिक अगर समझ गए तो इस चैप्टर का बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैथ्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो जहां जहां पर इन्वॉल्व है वो हमें पहले सीख लेना, उसके बाद कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ में भी पढ़ रहे हैं हम लोग, नहीं तो एक ऐसा कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि एक बॉडी जो है वो सर्कुलर नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। बोलोगे सर्कुलर बोलिए चाहे सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एसएचएम का तो ये एग्जांपल तभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, तो हम कुछ भी बोले, बट टॉपिक लिखा हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये कैसे एसएचएम के साथ कनेक्ट हो जाएगा ये आप लोग देखेंगे। और ये टॉपिक अगर समझ में आ जाएगा तो हमारे चैप्टर का मैथमेटिकल वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा। एक बार मैथमेटिकल वाला पोर्शन क्लियर हो जाए तो फिर फिजिक्स समझना समझाना आसान है। मैथ्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, वो आपको इसी डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर, मेरा तुम्हारा एक बहुत बड़ा पेज इस चैप्टर का खुल जाएगा, ठीक है। अब देखना, ये हमने क्या माना है, बॉडी इज ट्रेवलिंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये बॉडी यहां पर है, ठीक है, यहां से मान लो किसी इंस्टेंट पर यहां पहुंचा हुआ है, ठीक है। जो लोग सर्कुलर मोशन नहीं पढ़े पहले पढ़ो, नहीं तो दिक्कत होगा। ये वाला जो है दिस इज थीटा, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। और डेफिनिट टाइम इंटरवल के बाद ये बॉडी मान लो एरो बॉल पे यहां से हटा लो, ये यहां बी तो हो गया, सी कर दो जो करना है, फाइल लिखते हैं बढ़िया रहेगा। ये यहां पहुंच गया आफ्टर अ टाइम इंटरवल ये आफ्टर टाइम टी यहां पहुंच गया, ठीक है। ये शुरुआत में था, पोजीशन शुरुआत का, समझना सब लोग। थोड़ी देर के बाद कहां पहुंच गया, यहां पर सी पर, कितने देरी के बाद, मान लो टाइम टी के बाद। इस एंगल के बारे में थोड़ा पहले बातचीत करेंगे, ठीक है। जिनका चैप्टर क्लियर नहीं है उन लोग पहले पीछे का पढ़ो यार, बाकी क्लियर है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री में भी फर्स्ट चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो ये अभी आ जाएगा। यहां वाला जो भी एंगल आएगा उसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। और हम लोग पढ़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ठीक है। डिफरेंशिएशन पे मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो डिफरेंशिएशन करने का तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इससे थीटा बराबर क्या चलेगा, थीटा बराबर, ठीक है। तो इस थीटा के जगह पर यहां से मिटा करके मैं ऐसे ओमेगा टी लिखने वाला हूं। ये समझना नहीं तो दिक्कत हो जाएगा सबको, तुमको, मेरे को, सबको। यहां तक आ गई बात, फिर से बताऊं क्या गया यहां तक, ठीक है। ये टाइम टी बराबर 0 पर था शुरुआत में, आफ्टर टाइम टी ये यहां पहुंच गया। कैसे जा रहा है ये बॉडी जो है वो, जो कि आप लोग में से एक आध लोग को छोड़कर बाकी लोग कंफर्म किए कि इसको ऐसे से कोई लेना देना नहीं, एक पैसा लेना देना नहीं है क्या, हाँ टी बराबर टी होगा, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो आप लोग में से एक आध लोग को छोड़कर बाकी लोग कंफर्म किए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ऐसे कोई लेना देना नहीं है, हमको नहीं पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इस चैप्टर में। क्यों पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एसएचएम का कोई कनेक्शन नहीं है, ज्यादातर लोग कंफर्म किए हैं। अभी मेरा बोर्ड मेरा मर्जी वाली बात है, मेरे को मन कर रहा है पढ़ाने का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कुछ डायग्राम को सेटअप कर लिए, बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, जहां से हम लोग देखना शुरू किए वहां पर बी पर था, उसके बाद सी पर पहुंच गया टाइम टी पर, और वहां पर जो एंगल बना वो ओमेगा टी के बराबर। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तक आपको लग रहा होगा कि इसमें एसएचएम का क्या कनेक्शन है, झूठ मूठ टॉपिक टीचर टाइम बर्बाद कर रहा है, एसएचएम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कोई कनेक्शन नहीं। अभी पता चलेगा थोड़ा थोड़ा क्या करने वाले थे। यहां पर रेडियस कुछ होगा इसका, तो एसआर ले लेते हैं। ये पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, दिस इज एक्स कॉमा वाई, और इसको ऐसे नीचे की तरफ ऐसे अगर हम लोग प्रोजेक्ट कर लें, यहाँ ओ था ना, यहाँ सी, यहाँ पर एम। अरे समझ बच्चों, थोड़ा बताना अपना, जब तक इनपुट नहीं दोगे ये सब चैप्टर क्लियर करवाना मुश्किल हो जाता है। इन ट्राइंगल ओ सी एम इसमें, ठीक है। इसमें देखो बीच का एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन थीटा बराबर था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर में तुम कोऑर्डिनेट y लिखे हो, कोऑर्डिनेट अगर तुम y लिख चुके हो मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज y। हाइपोटेनस में कितना है, ध्यान से देखोगे यार हो गया, इस y को देखो, y को देखो, y को देखो, y को देखो, y बराबर कितना हो रहा है, दिस इज r साइन ओमेगा टी। कुछ समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है? अब देखो ध्यान से, ये फाई का वैल्यू 0 भी तो हो सकता था, यहां से शुरू करते तो इस फाई का वैल्यू कितना हो जाता? अरे सब लोग बोल भाई, अगर मैं इसको बी से नहीं ए से शुरू करता तो इस फाई का वैल्यू कितना हो जाता? एक बार ये 0 होता तो ये क्या हो जाता, ये हो रहा है y बराबर r साइन ओमेगा टी। अब जस्ट आप लोग थोड़ी देर पहले बताए हैं कि जो साइन ओमेगा टी है वो किसका एग्जाम्पल था, पीरियोडिक फंक्शन का था, मानते हो? अब थोड़ा ध्यान से सुनकर ना, y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को, ध्यान से देखना, जो लोग पढ़ने में अच्छे उन लोगों को समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, मैथमेटिकल टाइप का है, अगर समझ में नहीं आया तो ये तुम याद करके चैप्टर नहीं निकाल पाओगे। y बराबर कितना हो रहा है, r sin ओमेगा t प्लस फाइव, दिस y इज अ फंक्शन ऑफ t। ध्यान से देखना, लिखा लुखी करना बंद करो। ये y कहां पर, मतलब कौन सा है इसमें से, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कहां प्रोजेक्ट हो रहा है एक्चुअली में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डिस्टेंस हुआ y। बोलो आ रहा है समझ में, यही है ना? सब लोग बोलना हाँ ना, नहीं बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये वाला डिस्टेंस है ना y। अब देखो यहां से ये पूरा मोशन तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जो कि एसएचएम नहीं है, तुम भी मानते हो, चलो मैं भी मानता हूं ये बात एसएचएम में नहीं है, बट y देखो कहां पर बन रहा है, y ये ऐसे यहां से यहां तक बन रहा है, हाँ यही बना है। देखो अभी यहां पर था, यहां पर चलते
यहाँ पर था, शुरुआत में होते हैं तो यहाँ पर था। ये y के बारे में सिर्फ बात करो, ये तो ठीक ही है, तुम भी कंफर्म कर रहे हो, मैं भी कंफर्म कर रहा हूँ कि एसएचएम नहीं है, मैं भी मान रहा हूँ, चलो हटाओ, ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बट y देखो यहाँ से ऐसे बढ़ रहा है y का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक जाता, उसके बाद फिर क्या होता है एंगल, फिर ऐसे ऐसे एंगल ऐसे 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 चलेगा, y का वैल्यू फिर क्या होगा, ऐसे y नीचे की तरफ आएगा, अरे समझ। उसके बाद क्या होगा जब इधर जाएगा तो y का वैल्यू ऐसे यहाँ से यहाँ तक जाएगा, उसके बाद क्या होगा y का वैल्यू जो है वो दोबारा कहाँ पर जाएगा, फिर कुछ समझ में आ रहा है कि मैं ही बोल रहा हूँ। ये हो गया मीन पोजीशन। और y का प्रोजेक्शन को अगर तुम देखते हो, ये मीन पोजीशन है, ये इस मीन पोजीशन के ही दो एक्सट्रीम पोजीशन के अराउंड क्या कर रहा है, ये सिर्फ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से हो रहा है। और क्लियर कट हिसाब किताब है कि ये जो आप लिखे अभी y बराबर r sin ओमेगा t प्लस फाइव, ये ऑसिलेटरी मोशन का भी एग्जांपल चला जा रहा है। ये ऑसिलेटरी मोशन का क्या डेफिनेशन बताया गया था अभी, बताओ जल्दी जल्दी, क्या क्या था ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए, क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ, समय नहीं इतना। पीरियोडिक तो होना चाहिए जो कि सर्कुलर मोशन, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी था। चलो छोड़ो हटाओ, उसका मेरे को काम नहीं, ऑसिलेटरी का बात करो। और ऑसिलेटरी होने के लिए मीन पोजीशन फिक्स होना चाहिए, एक्सट्रीम पोजीशन फिक्स होना चाहिए, और उसी मीन पोजीशन के आगे पीछे जो है वो बॉडी को प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एसएचएम का एग्जांपल है क्या, नहीं है। ये हर बार स्कूल एग्जाम में आता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन का y का जो प्रोजेक्शन कर रहे हो किस एक्सिस पर, प्रोजेक्शंस ऑफ y अलोंग y एक्सिस, ये जो है वो क्लियर कट ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन का 100% एग्जांपल है। बॉडी तो ऐसे नहीं ही जा रहा था, बॉडी तो ऐसे जा रहा था, बट सिर्फ मैथमेटिकली सोचोगे तो इसका जो y एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन हो रहा है ये ऑसिलेटरी मोशन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहां तक समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये स्कूल एग्जाम में भी आता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग y एक्सिस रिप्रेजेंट्स ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन। क्लियर कट बात, ठीक है। जिन लोग आ रहे हैं समझ में, बड़ा मजेदार चैप्टर है। इसी में कॉस को भी लाओ गेम में, कॉस से क्या एनर्जी है, कॉस को भी लाया जाए। गाना भी अच्छा चल रहा है, बताओ x बराबर, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी कुछ बता दो, ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। मेरे को बताने की जरूरत नहीं, शायद आप लोग समझ गए होंगे। ये x कैसे कैसे बनेगा, इसमें ऊपर वाला तो हो गया, जैसे जैसे, हाँ बताओ, जैसे जैसे ये ऐसे जाना स्टार्ट होगा x किस तरफ जाएगा, पहले यहां से जाएगा x का प्रोजेक्शन यहां तक, उसके बाद ये ऐसे ऐसे आ रहा है वापस, तो इसका x का वैल्यू फिर 0 हो रहा है। और फिर जब ये इधर जा रहा था x फिर इधर की तरफ जा रहा है, और वापस x जो है वो इधर आ रहा है, फिर x जो है वो इधर जा रहा है, फिर जो x जो इधर आ रहा है, फिर ऐसे कोई जा रहा नहीं है, बॉडी तो ऐसे जा रहा है। बट इसको मैथमेटिकली इसका प्रोजेक्शन को अगर देखें इस इक्वेशन का x एक्सिस के अलोंग या फिर y एक्सिस के अलोंग, इसका जो प्रोजेक्शंस है, प्रोजेक्शंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस रिप्रेजेंट्स, फिलहाल ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जो लोग पढ़ने में अच्छे उन लोग देखना कैसे कनेक्ट हो जा रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट किया, ऑसिलेटरी मोशन को भी किया। और थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला लिखवाएगा तो पीरियोडिक फंक्शन का, उसमें तो मैं बोला था फिजिक्स भूल जाओ, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी में बस कैपिटल टी जोड़ करके देखो, वो अपने फंक्शन को क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था। यही फंक्शन था जो लिखा हुआ था, ये फंक्शन यही, दिस इज द फंक्शन। ये फाई का वैल्यू 0 भी हो सकता है, r cos ओमेगा टी, r sin ओमेगा टी, ये जो फंक्शन है ये अभी मैंने तुमको समझाया है, डेफिनेशन के हिसाब से ये ऑसिलेटरी और पीरियोडिक है। और थोड़ा देर पहले मैथमेटिकली आप लोग देखें कि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ये पीरियोडिक फंक्शन है। समझ में आ रहा है, बाउंस कर रहा है, अरे हाँ ना बोलो, लिखो पॉज, कितना मिनट बाद। तो अभी तक हम लोग कहां तक पहुंचे इस चैप्टर में, अभी तक हम लोग ये पहुंचे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन गिराए जबरदस्ती किस किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, तो वो ऑसिलेटरी मोशन के डेफिनेशन को भी फॉलो कर रहा है। और मैथमेटिकली फंक्शन भी आप लोग देखे वही आया घूम फिर के, आर साइन ओमेगा टी, आर कॉस ओमेगा टी, जो कि पीरियोडिक फंक्शन का भी एग्जांपल था, ठीक है। आगे का काम थोड़ा मैथमेटिकल है, थोड़ा पेंच लगेगा, बट कर लेंगे, ठीक ही हो, पढ़ने में तुम लोग कर पाओगे। y का फंक्शन लिखते हैं, y t बराबर दिस वाज r sin ओमेगा टी। फाई मैं तुमको समझाने के लिए लिया था कि अभी क्वेश्चंस बनाते समय फाई आएगा तो वो समझना कि फाई किसको कहते हैं। वो फाई तो 0 भी हो सकता है ना,
जीरो ही होगा टू बी प्रिसाइज प्रूफिंग करते समय। बट कई बच्चे पूछते हैं फाई कहाँ से आ रहा, तो वो वाला एंगल फाई का। क्लियर हो गई बात? अब ध्यान तो देखना, भी समझ में आना चाहिए। ये हो गया, ठीक है। इसको ये क्या है, ये वाई क्या था, प्रोजेक्शन था, किसके अलॉन्ग, तो वाई को सिर्फ वाई को क्या कह सकते हो, वाई इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यही था ना अभी था। तो ये मीन पोजीशन है, यहां तक पहुंच तो इधर से रहा था, बट ये वाला क्या है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अरे ये समझना, नहीं समझे तो किसी को फायदा नहीं होगा आज का क्लास करके। आज का क्लास करके फायदा तभी होगा जब बेसिक्स आपको क्लियर रहता है, ठीक है। तो ये जो वाई है, ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड दिस इज फंक्शन ऑफ टी। इसको एक बार डिफरेंशिएट करने का मन कर रहा है, ऐसे ही मन कर गया, करने का करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर क्या आता था, वेलोसिटी, और मोस्ट प्रोबेबली इट विल कम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अभी पता चलेगा डिफरेंशिएट करके, तो डी बाई डी टी ऑफ आर साइन ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन करना जल्दी जल्दी। इसको आर बाहर आ जाएगा और डी बाई डी टी ऑफ कॉस साइन ओमेगा टी। अच्छा, क्वेश्चन तो बनते रहेगा। अब एक बात समझ में आ रहा है, शुरुआत में जो लोग मैथमेटिकल टूल्स मेरे पास पढ़े थे, डिफरेंशिएशन में एचसी वर्मा में सिर्फ यही एग्जांपल दिया हुआ था, आर साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन। आप लोग मैथ उसको बुक से जाके बनाने लगे थे डिफरेंशिएशन, बट 3 ही 4 एग्जांपल सर बताए थे जिसका डिफरेंशिएशन का लगातार फिजिक्स के क्लास में यूज पड़ता है। हम लोग बहुत लंबा डिफरेंशिएशन पढ़ लिए थे, बट सर एचसी वर्मा सर कहते 2-3 ही चीज जानना ही है फिजिक्स वाले को डिफरेंशिएशन में। उतना दुनिया भर का सारा मैथ का फॉर्मूला फिजिक्स वाले को थोड़ी सीखना है, बट ये सीखना है, ए कॉस ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। ये तुम चैप्टर 1 में ले जाकर के देख लेना मैथमेटिकल टूल्स में, उसमें भी ये क्वेश्चन करवाया हुआ, ठीक है। अब इसकी डिफरेंशिएशन करने की बात आ गई। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा। तो आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये डिफरेंशिएशन है आर साइन ओमेगा टी का, ठीक है। जिनको जरा सा भी कंफ्यूजन है, चेन रूल पढ़े थे, साइन 2x का डिफरेंशिएशन किए थे। साइन 2x का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, साइन 2x का cos 2x और फिर इस 2x का 2, वही चीज किया हुआ है। आर तो ठीक ही है, साइन ओमेगा टी का cos ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का ओमेगा। ये मैथ वाले लोग थोड़ा ज्यादा अपने आप को इससे कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी लिमिट चैप्टर में भी यही सब पढ़ कर गए हो। नॉन मैथ वाले तो आज से 9 महीना पहले डिफरेंशिएशन किए थे, चेन रूल बेन रूल। मैथ वाले लोग तो अभी किए हो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में भी। क्लियर है सबको? ये वेलोसिटी हुआ। अभी मेरी मर्जी मेरी चोर नहीं, ये तो नहीं, क्या होता है मेरा मर्जी मेरा बोर्ड, तो इसके एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। एक होता है ना मेरी मुर्गी मेरी चोर, ऐसा करके। वाह, खत्म हो गया देश, देश खत्म, आजाद हो गया, बात खत्म, न्यू देश का वोट हुआ। तुम गिरा है वो निबिक है क्या? इसका डिफरेंशिएशन बताओ, आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी का। देश ही खत्म कर दिया ये। देखो आ रहा है नीचे, ये आ रहा है क्या, अर्थक्वेक ले आया है यहाँ पर। चलो बताओ इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, आर बाहर ओमेगा भी बाहर, कॉस ओमेगा टी का माइनस, सब लोग बोल बाबा, और ओमेगा टी का एक और ओमेगा, तो यहाँ पर आ गया। अरे समझ, ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके बाद ही इस चैप्टर का समरी है, जो समझ गया उसका ये चैप्टर यहीं पर खत्म। इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन और प्रूफिंग करना, उसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता। टीचर के लिए भी आसान, बच्चों के लिए भी आसान। ये नहीं समझ में आए तो 10 दिन लग जाएगा इसी चीज को करने के लिए। इसके बाद जो स्टेप में लिखने वाला हूँ, इससे मेरा और बहुत सारे जो लोगों को चैप्टर समझ में आता है उनका कहानी चैप्टर का खत्म, पूरे चैप्टर का खत्म, ठीक है। ये यहाँ पर अभी पता चल जाएगा। ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये देखो ये माइनस है, ये ओमेगा स्क्वायर है, और ये बाकी क्या बच गया, आर साइन ओमेगा टी। आर साइन ओमेगा टी किसका वैल्यू था, वाई का था। अब थोड़ा अगर ध्यान से फोकस करोगे तो एक बात बनेगा, ये देखो ये जो एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, ये देखो ये y के प्रोपोर्शनल हो गया। थोड़ी देर पहले एसएचएम का डेफिनेशन लिखे थे, ऑसिलेटरी मोशन का नहीं, पीरियोडिक मोशन का नहीं, एसएचएम का डेफिनेशन लिखे थे। क्या याद नहीं है तो देख के बताओ, देख के बताओ, देख के बताओ, क्योंकि आज आपका पहला क्लास आपको याद नहीं हुआ होगा। देख के बताओ काम बनेगा। एक्सेलरेशन अगर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो ये है। और इस माइनस को कहां भूल जा रहे हो, ये माइनस जो है वो शो करेगा ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। आज के बाद ये और आपको और हमको याद करना है कि ये जो फंक्शन ऊपर बोर्ड पर लिखा हुआ था आर साइन ओमेगा टी, या फिर आर कॉस ओमेगा टी,
ये जो दोनों फंक्शन होगा ये आज के बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने वाला फंक्शन होगा। सिर्फ इन्हीं दोनों फंक्शन के अराउंड हम लोगों को पूरा चैप्टर बिल्ड करना है, 11th में भी 12th में भी। कोई दिक्कत समझ में आ गया? फिर से बता दूं, ठीक है। सिर्फ साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी पहले लिखे थे, वो किसका एग्जाम्पल था? वो पीरियोडिक फंक्शन का एग्जाम्पल था। पीरियोडिक फंक्शन का तुमको करना क्या है? चैप्टर का नाम पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, चैप्टर का नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये जो आर साइन ओमेगा टी है और आर कॉस ओमेगा टी है, इन दोनों फंक्शन में एक्सेलरेशन साफ साफ हमें दिखता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई है। ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया। और अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया भी गया था किस तरह से हो रहा था। मीन पोजीशन था, उसके ऊपर नीचे हो रहा था, एक्सट्रीम पोजीशन फिक्स था, डेफिनेट टाइम पीरियड के अलोंग वो अपने आप को रिपीट कर लेता, मीन पोजीशन से ही ऊपर नीचे जा रहा था। डेफिनेशन सिर्फ देखने पर भी समझ में आ रहा है और मैथमेटिकली भी देख लो, ये बिल्कुल एसएचएम के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आज के बाद ये और ये दोनों जो फंक्शन होगा यही रिप्रेजेंट करेगा हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन को। फाइनल समरी है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये नहीं है एसएचएम का कोई टॉपिक वॉपिक, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन को जब हम लोग एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में उतारते हैं तो वो हमें पीरियोडिक और ऑसिलेटरी और सिंपल हार्मोनिक मोशन समझाने में भी काम करेगा। और उसका जो फॉर्मूला है आर साइन ओमेगा टी और आर कॉस ओमेगा टी, वो हमारा इस चैप्टर को रिप्रेजेंट करता हुआ फॉर्मूला भी हो जाएगा। यहां से हमारा ये पूरा चैप्टर जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ चलेगा। याद रहेगा? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है,